हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे फिर से मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वंश और विभिन्नता के बारे में जाना। जो वंशागति के नियम होते हैं, इसमें किस प्रकार का कार्य किया गया है, यानी किस किस जीव जंतु में किस प्रकार की विभिन्नता होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? इसके पहले हमने 3 पार्ट को कंप्लीट कर दिया, यानी 3 चैप्टर को क्लियर कर दिया है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम के अंदर तो आप जानते हैं कि साइंस का वेटेज कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। हम रोज़ अपना एक एक कदम सफलता की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी पढ़ा हुआ वो छोड़ सकता है, लेकिन जो रोज़ पढ़ता है वो एक दिन मंजिल को ज़रूर पा लेता है। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है? मशहूर वैज्ञानिक मेडल। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर और आपने मेडल के बारे में नहीं सुना ना, तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने अपने लाइफ में 2 नियम दिए थे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कौन कौन से दिए थे? एक तो मटर के पौधे के बारे में दिया था, यानी मटर के पौधे पर जो कार्य किया था वो मेंडल ने किया था। और नेक्स्ट आएगा आनुवांशिकी नियम, यानी इनको आनुवांशिक का जनक के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, मेडल को। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनकी वजह से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या बोलता है? यदि पिता का वर्ग जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और माता का है बी, तो उसकी संतान में कौन से होने की संभावना है, यानी किस परसेंट के ऊपर करते हैं, ये कौन होगा? तो इसके ऊपर 0% संभावना होती है। जैसे ये अब पहले डिसाइड नहीं होता है कि बच्चा का मतलब ब्लड ग्रुप माँ पे जाएगा या पिता पे जाएगा, यानी संतान पैदा होने के बाद ही पता चलता है कि वो उसका ब्लड ग्रुप उसके पिता पे गया है या उसकी माता पे गया है, यानी इसकी 0% संभावना होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े से लॉजिक के होते हैं, थोड़े से समझने वाले होते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि आता है एक विवाहित जोड़े की पहले 3 पुत्रियां हैं, तो अब अगर वो चौथी संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी जो भावी संतान है वो अगर पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, तो कितनी % संभावना है कि उनको क्या कौन सी संतान होगी? ऑलरेडी पहले उनको 3 हैं, तो इसमें होता है 50%, यानी इसकी कोई संभावना नहीं होती है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। चाहे 3 पुत्रियाँ हों, 4 पुत्रियाँ हों, यानी कोई अंदाज़ा नहीं होता है किसके वो किस जो उसके सेक्स वो कौन सा होगा। बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर इसमें से किस अवस्था में पाया जाता है? जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था के अंदर पाया जाता है? तो आ जाता है पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, बाकी इन सब में नहीं होता है। जो क्रॉस की संरचना होती है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोलता है? विशुद्ध लाल पुष्प, विशुद्ध सफ़ेद पुष्प, जो इनके बीच में जो संकरण होता है, तो इसकी जो पहली संतति होती है ना, उसमें गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो किस प्रकार का होता है? ये पहले में लाल पुष्प हो गए, दूसरे में सफ़ेद हो गए, और जो इनको संकरण कराया गया तो गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। तो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं अपूर्ण प्रभाविता के नियम को दर्शाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोलता है? इसमें से कौन वैश्विक रक्तदाता होता है, यानी ऐसा कौन होता है जो सबको ब्लड दे सकता है? तो ये तो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि सबको ब्लड देने के लिए आता है ओ नेगेटिव होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सबको ब्लड दे सकता है। और सबका ब्लड अगर लेने की बात की जाए तो ए बी होता है, जो कि सबका ब्लड ले सकता है। और देने की बात की जाए तो आ जाए ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है? इनमें से कौन यौन संबंध का गुण है? जो यौन संबंध होते हैं उनके गुण कौन से हैं? तो वो होता है वर्णांता। जैसे कि वर्णांता नियम होता है ना, जिसमें इंसानों की मतलब कि देखने की शक्ति छीन हो जाती है, मतलब उनको समझ में नहीं आता कौन सा कलर क्या है, तो वो होता है वर्णांता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों में एलीन होता है, यानी संचलित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसा कोई जो गुण होता है जो अधिक जोड़ों में व्यक्त हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं बहुविकलता, क्योंकि वो एक तो रहा नहीं, अब अनेक में बट गया है, तो अनेक में बटने की वजह से उसे बहुविकलता कहा जाएगा। नेक्स्ट आएगा समानता की खोज किसने की थी? एक वर्ड है समता, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी थी पत्रेन, यानी पन्नेन। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मेंडल ने प्रस्तावित किया था। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेंडल किसकी वजह से जाना जाता है, इन्होंने क्या किया था ऐसा। तो फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी। उन्होंने वंशागति का नियम प्रस्तुत किया था, यानी मटर का, और वंशागति के जनक के नाम से इनको जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्या कहता है फ्रेंड्स, ये बोलता है हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, तो किस प्रकार की होती है, तो वो वंशागत रोग में भी होती है, अप्रभावी लक्षण भी होते हैं उसके, और एक्स गुणित संलग्न भी होते हैं। यानी ये चारों ऑप्शन ही इसके सही हो जाएंगे, इनमें से सभी आंसर इसके सही हैं। इस बीमारी होने पर ये चारों एक गुण दर्शाता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्या बोलते हैं, द्विसंकरण कोष में अनुलक्षण यानी जो फिनोटाइप होता है उसका जो अनुपात होता है, रेशियो होगा, वो कितना होगा फिनोटाइप का इसमें द्विसंकरण क्रॉस के अंदर, तो होगा 3:1 यानी 3 के रेशियो 1 हो जाएगा इसका फिनोटाइप रेशियो। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्या बोलता है, जो युग्मनज होते हैं उनमें विसर्करण का जो सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया था। युग्मनज और विसर्करण का सिद्धांत तो किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स, ये किया था ऑप्शन नंबर बी, बेट्सन और पनेट ने इसको दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है, एक परिवार जिसमें ऑलरेडी 5 बेटियां हैं, अगर वो छठी संतान के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें बेटा होने की कितनी संभावना होती है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इससे ऐसी कोई संभावना नहीं होती है कि अब ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी 50% ही होगा, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकता है, ये पहले डिसाइड नहीं होता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15। क्लाइन फिटनेस सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक कौन सा होता है, क्लाइन फिटनेस सिंड्रोम का, तो वो होता है 2A + XXY। नेक्स्ट आते हैं जो मानव रुधिर होते हैं उनके कौन कौन से होते हैं, तो आप कब से पढ़ रहे हैं तो मानव रुधिर के बारे में तो देख कर समझ सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई ABCD थोड़ी ना ब्लड ग्रुप है, तो A, AB और O, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्या बोलता है, यदि मेंडल मटर के 8वें गुण पर विचार करता तो वो कौन सा होता है, यानी जो नियम उसका असफल हो चुका था वो कौन सा था, तो वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट था वो उसका 8वां गुण था जो कि असफल रह चुका था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, निम्नलिखित से मेडलिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेट का अपवाद है, तो जो मेंडल का नियम था तो उसमें अपवाद कौन सा था, वो था सहगलग्न जो कि अपवाद था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्या बोलता है, मेंडल की अवधारणा किसने मेंडल के नियम को रूपांतरित किया था, जो उसकी जो पहले जो अवधारणा दी गई थी उसको रूपांतरित किसने किया था, तो क्या था कोरेंस ने, ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20। किसी इनकम्प्लीट अप्रभाविता का वंशज 2 क्या होगा, जो कि आधा अधूरा है तो उसका वंशज 2 क्या हो सकता है, यानी F2 क्या होगा फिनोटाइप, तो उसे बोलते हैं किसी भी फेनोटाइप जो होती है ना क्रॉस बॉन्डिंग होती है, जो क्रॉस में बॉन्डिंग होती है उससे जीनोटाइप अनुपात के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसके रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोलता है, एक लंबे पौधे का सेलिंग करने पर लंबा तथा बोना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, क्लियर, तो उसकी प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है, जो उसकी पहले संतति होगी तो कौन सी हो सकती है, तो पहली कौन सी होगी, जो लंबा होता है उसकी होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संतति क्रॉस में फिनोटाइप के भी समान होते हैं, तो जो फिनोटाइप होते हैं वो समान होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, WW और WW। अब इसमें समझ नहीं पा रहे WX क्या मतलब, एक वर्ड आ रहा है फिनोटाइप, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य यानी कुछ भी हो तो उसका मतलब कि उसको देखकर उसके आकार का उसके वजन का उसमें कौन से मतलब कि कौन सा उपचार, यानी उसको देखकर उसकी संभावना को देख बताना, जैसे कि कोई पेड़ देखते हैं उसको देखकर बता देते हैं ना कि इतने साल पुराने, इसकी वलय को देखकर, उसी प्रकार से फिनोटाइप होता है जो किसी जीव जंतु पेड़ पौधों में देखकर बता देता है कि इसमें किस प्रकार का फिनोटाइप मतलब रेशियो पाया गया है, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। जैसे AABBCC टेस्ट क्रॉस कितने प्रकार के फिनोटाइप होते हैं, यानी फिनोटाइप का मैंने भी बताया ना आपको, यानी किस प्रकार का होता है, तो उसमें होता है 4, यानी ये 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 युग्मक उत्पन्न करेगा, जो 16 युग्मक करने वाला फिनोटाइप होता है वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है AABBCCDDEEFF, मतलब कि ये होता है जो कि 16 युग्मक को उत्पन्न करेगा, यही वो फिनोटाइप होता है।
नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है, यानी एकदम प्योर हाइब्रिड कौन सा है, तो वो हो जाएगा स्मॉल टी। इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, आपको सिर्फ यही समझना है कि स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या फ़र्क है, ये इसका फिनोटाइप होगा। तो ये हो जाएगा TTR जो कि एकदम प्योर हाइब्रिड होगा, बाकी सब इम्प्योर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात यानी को दर्शाता है, यानी जो उसका 3:1 का रेशो है वो कौन सा दिखाता है, तो कौन दिखाएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, AABB X, मतलब क्रॉस हो गया इनके बीच में, फिर AABB, यही जो है जो कि 3:1 का रेशो दर्शाता है। नेक्स्ट आएगा, ये क्वेश्चन है मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बार बार ऐसे घुमा देते हैं, तो मैंने भी तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के बनाई हैं। किसी परिवार में अगर 5 पुत्रियां हैं तो छठे संतान होने की संभावना क्या बनती है, यानी कौन सी बनने की संभावना हो सकती है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो इसमें से आता है 2 में से 1, यानी मतलब कि अगर 2 का हम रेशो रखेंगे तो 1% चांस है कि पुत्र होने की संभावना, यानी 50% ही चांस होता है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 28। किसी जीनोटाइप में AABBCDD द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, तो एक फिनोटाइप आ गया, तो इसमें किस प्रकार के युग्मक बन सकेंगे, तो इसमें बन पाएंगे 4, यानी 4 प्रकार के युग्मक इसमें कंप्लीट हो पाएंगे। नेक्स्ट आएगा, किसी हाइब्रिड क्रॉस का संतति में जो जीनोटाइप का रेशो होगा वो कितना होगा, तो किसी भी हाइब्रिड जो क्रॉस होता है उनके बीच में तो जीनोटाइप का रेशो होगा वो होगा 1:1 का, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं रखी है, तो स्टार्टिंग में 1:1 का ही रेशो रखाएगा जीनोटाइप का। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्या बोलते हैं, यदि माता का रक्त समूह O है और रक्त जो शिशु हुआ है उसका भी O है तो पिता का क्या होगा। अगर माता का और बच्चे का सेम है तो पिता का भी O होने की संभावना है, कि पिता का भी O हो सकता है। ऐसी संभावना को हम व्यक्त कर सकते हैं कि अगर माता पिता का ऐसे तो पिता का भी ऐसा होना हो सकता है, लेकिन अगर पहले पूछे ना माता पिता का ये और संतान का पूछे तो उसे क्लियर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आएगा 31। बच्चे का रक्त समूह में O है तो पिता का B है तो जीनोटाइप क्या होगा, यानी इसमें जीनोटाइप के पूछ लिया, उसका जो आकार वकार बोलते हैं ना जीनोटाइप देख कर बता देते हैं उसके बारे में, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। बच्चे का O है पिता का B है तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा BP। नेक्स्ट आएगा, जो रक्त समूह की जांच के लिए प्रयुक्त एंटी सीरम होता है वो पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो भाई बात तो पहले बताई थी, जो एंटी सीरम होगा वो एंटीबायोटिक में पाया जाएगा, जो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो कि WBC करता है, तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 33। तंबाकू किस तरह का पौधा है जिसमें पॉलीजेनिक अनुवांशिक अध्ययन का सर्वप्रथम किसने किया था, तो तंबाकू के बारे में अध्ययन किसने किया था सबसे पहले, तो किसने किया था, क्लोरिट ने, जो कि सबसे पहले तंबाकू के अध्ययन के बारे में अनुवांशिकता का नियम समझाया था। नेक्स्ट आएगा 34। अब ये क्या बोलता है, एक मटर है में अनुप्रभावी गुण होते हैं, अप्रभावी गुण होते हैं एक मटर के अंदर, तो किस प्रकार का होता है, तो झुर्रीदार बीज टाइप का होता है जिसके अंदर अप्रभावी गुण होगा, यानी वो अलग से पहचान में आ जाएगा जिसके अंदर ये गुण होगा। नेक्स्ट आएगा 35। एक पूरक जीन है जिसमें 9:3:3 का मतलब ये रेशो रखा गया है जो कि हाइब्रिड अनुपात बताया गया है, इसको अगर हम चेंज करें तो ये किस में चेंज हो सकता है, यानी इसका जो नेक्स्ट रेशो होगा ट्रांसफर के बाद वो किस प्रकार का होगा, तो वो होगा 9:7 का। आप चाहे इनको याद कर लीजिए, चाहे समझने लगेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो अब बेटर यही है कि आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, गिनती के 10 या 15 ऐसे अनुपात हैं जो हमें याद ही करने होंगे, क्योंकि इनको आप समझने बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ चीज़ याद करने की होती है तो ये याद करने के लिए है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह होता है जो कि कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कपी और बंदर में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क तो आप समझ गए कि क्या फ़र्क है, लेकिन ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो मानव और कपी में पाया जाता है, हो जाएगा A और B ऐसा ब्लड ग्रुप है जो मानव और कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आएगा 37। आनुवांशिक पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव होता है वो किस प्रकार का जीव होता है, तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो किस प्रकार के जीन पे डिपेंड करेगा, तो हो जाएगा 2n-2। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको भी आप अगर क्लियर करने बैठोगे ना तो आप क्लियर ही करते रह जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से साइंस पढ़ रहे हो ना, आपको इस थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप समझ जाओगे, अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना तो ये आपको याद ही होगा, तो एक पूरक जीन का न्यूलिसम कितना होता है।
नेक्स्ट आएगा 38, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। अब -2 को तो कहा गया था पूरक को, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मोनोसोमी, जो कि -1 के लिए कंडीशन दर्शाता है। नेक्स्ट आएगा जो स्तनीय होते हैं उनकी बार बॉडी जो होती है ना, वो किस प्रकार को दर्शाती है। तो बार बॉडी किसको आएगी, स्त्री की कायिक कोशिका में 2 हेक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र का होना जो उसकी बार बॉडी को दर्शाएगा। यानी जो स्त्री कायिक कोशिका होती है ना, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पहले 2 होती है, फिर वो 1 हो जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 40। अब ये क्या बोलता है, मनुष्य में एक्सो प्रकार का गुणसूत्रीय असमानता कारण उत्पन्न होता है, तो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, वो होता है टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र जो असामान्य हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 41। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, जो उत्परिवर्तन होंगे वो किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, वो गामा विकिरण होती है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो गामा विकिरण होती है उनकी वजह से उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 42, गायनेड्रोमा में है, एक बार आ गया गायनेड्रोमा, क्या होता है, ये होता है इसमें सभी कोशिकाओं जो जीन रूप होता है जीनोटाइप वो XY होता है। यानी यही बात आपको याद रखनी है, जो गायनेड्रोम होगा उसके अंदर जो सभी कोशिकाएं होती है उसके जीन रूप सेम होते हैं, यानी कैपिटल वर्ड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसी को प्रतिपादित नहीं किया। अब ये भी आप समझ गए होंगे कि जो मेंडल थे उसने किस नियम को प्रतिपादित नहीं किया है। तो उन्होंने प्रभुता का क्या है, विस्थापन किया, स्वतंत्र अपवन किया है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का जो प्रभुता का नियम है इसको उसने प्रतिपादित नहीं किया है। मेंडल ने 3 को ही प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 44, जो प्लेयोट्रोपिक जीन होता है वो किस प्रकार का जीन होता है, तो वो होता है एक बहुफिनोटाइप जीन होता है, जो कि प्लेयोट्रोपिक जीन होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या बोलता है, किसी जीव में 2 समान एलील होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी जीव आ गया जिसमें 2 समान प्रकार के एलील होंगे तो उसे कहा जाएगा समजात, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुजीनी वंशागति उदाहरण है, जो कि बहुजीनी वंशागति का उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। तो कौन से, मानव की जो त्वचा होती है उसका रंग होता है, जो कि बहुजीनी वंशागति के नियम के ऊपर जिसका मुख्य मतलब एक लक्षण होता है। नेक्स्ट आएगा 47, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे को प्रभाव को छिपा देता है तो उसे क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी जीन जोड़ा है वो उनके जो प्रभाव होते हैं उनको छुपा देता है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोलते हैं एपिसिस, जो कि उसके जीन को आपस में छुपा देते हैं। नेक्स्ट आएगा 48, ये क्या बोलता है, मेंडल का एकल क्रॉस जो अनुपात था उसका रेशियो कितना था। तो एकल क्रॉस का क्या था 3/1, यानी 3:1 का रेशियो उनमें एकल क्रॉस का अनुपात था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 49, FI हाइब्रिड तथा रिसीव पेरेंट्स में कैपिटल T और स्मॉल t में जो है, फिर उसमें X क्रॉस हो गया, फिर डबल TT हो गया, तो उसके बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इसमें 1:1 का रेशियो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आएगा, एक जीन विभिन्न रूप को कहते हैं, जो एक जीन होता है उसके जो विभिन्न रूप होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एलील। अभी थोड़ा पहले बताया था ना कि बहुजीनी हो जाता है उसे एलील कहा जाता है, तो इसके एक जीन के अगर उसके अनेक रूप हो जाएंगे तो उसे एलील कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या बोलता है, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप्स होते हैं, जो फिनोटाइप्स होंगे, जो F2 का वंशज किस प्रकार का रेशियो दर्शाएगा, जो मोनोहाइब्रिड होते हैं। तो आपको ये बात याद ही करनी होगी, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 52, किसी प्योर टैल्पी में पौधे का प्योर होता है, जो बोने पौधे में होता है, उनको एक साथ में क्रॉस कराया जाता है, यानी लंबे और छोटे बोने पौधे जो आपस में क्रॉस कराया जाता है। जो फल में जो F1 के जो वंशज होते हैं उनके सारे पौधे जो टैल प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण होता है कि सारे पौधे, इसको मैंने पहले ही बताया था कि जो नए पौधे होते हैं वो लंबे ही प्राप्त होते हैं, उसकी किसी की वजह से लंबे होते हैं, तो वो पाए जाते हैं घटकों में जो सर्गेशन होता है ना, उनकी वजह से वो लंबे प्राप्त होते हैं, ये इसका मुख्य कारण हो गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 53, जो F2 के वंशज होते हैं मोनोहाइब्रिड, तो उसको कौन सा अनुपात दर्शाएंगे। तो यह बात याद रखना, F2 के जो वंशज जो होते हैं, जो मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप होते हैं, तो उसका 2:1 का रेशियो होता है, यानी 1:1 का होता है, अभी बता दिया। तो किसकी वजह से होता है कि उसके जो गुण होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी एकदम आज़ाद होते हैं, तो उनका 1:1 का रेशियो होता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 54,
तो ये क्या बोलता है, एकल संकरण वैसा संकरण जिसमें, जो एकल संकरण होता है वो किस प्रकार का संकरण होता है, तो वो होता है सिर्फ एक ही पौधे में किया गया इस्तेमाल, यानी ये तो आप वर्ड से समझ रहे हैं, एकल संकरण यानी एक ही पौधे में किया गया संकरण होता है जिसको एकल संकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट आएगा 55। ये क्या बोलता है, घटक जो विविधि जो गुणों को जोड़ा दर्शाता है, ऐसे घटक होते हैं जो अलग अलग गुणों के जो जोड़े होते हैं उनको दर्शाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं डोमाइन्स टू रिसीव, जो कि मतलब किसी और के भी गुण को अपने में रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा 56। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 पीरियड काउंसलिंग चैप्टर्स होते हैं, जो 7 पेयर का जो उसका क्रॉसिंग जो चैप्टर होता है वो कौन नहीं दर्शाता है, तो जो पोड का आकार होता है ना वो इसके 7 पेयर को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट आएगा 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, किसी भी डिहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट के जो नियम होते हैं उसमें कौन सा कथन सही है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा। F2 के वंशज को 4 फिनोटाइप होते हैं, ये तो गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अब आता है F2 में 16 होते हैं फिनोटाइप, आप देखो आप इसमें समझ रहे हैं दोनों ही गलत होंगे, ना 4 होते हैं ना 16 होते हैं। क्लियर, सिर्फ एक इंडिविजुअल हमसे रिसीव करता है, ये भी गलत है। कि जो एक होता है वो एक नहीं, वो अनेक का रिसीव कर सकता है, क्योंकि रिसीव करने के लिए हमें सिर्फ रिसीव करना होता है, तो किसी के गुण को रिसीव कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। जो फिनोटाइप होते हैं ना, इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती, यानी उनका जो रेशियो आएगा उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। ये तो आपको जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती, उसमें से आपको सोल्व करके पता चलता है, तो वैसे ये होते हैं। तो इसके जो फिनोटाइप होते हैं उनकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या बोलता है, आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने। तो कौन हो जाएंगे पिता, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएंगे मेंडल, जिनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 59। विभिन्न प्रकार के युग्मक होते हैं वो एक ही पौधे में जीनोटाइप होते हैं, यानी ए बी बी सी सी प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, एक ही पौधे का जीनोटाइप क्या होता है, तो उसमें होता है 8, यानी एक ही प्रकार का युग्मक होता है और एक ही पौधा होता है, उसके जो जीनोटाइप मतलब जो होंगे वो 8 होंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 60। ये क्या बोलता है, किसी में ए बी यानी कैपिटल जीनोटाइप होते हैं, उसमें जो जीव होते हैं वो जो उसके जो होते हैं ना गुणसूत्र जेमेट्स होते हैं, उनकी संभावना कितने प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होते हैं, इसकी होती है 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी एक तो 23 दूनी 46 यानी 2 होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 61। किसी भी युग्मक यानी गेमेट से कुल कितने हाइपोलिड सेट होते हैं, किसी कोई भी गुणसूत्र होता है तो उसके जो युग्मक होते हैं उनके जो सेट होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसके लिंकेज समूहित होते हैं, यानी इनके जो लिंकेज होते हैं वो समूहित होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने गुणसूत्र सेट बनेंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या बोलता है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कितने चैप्टर्स थे, तो ये भी बताया कि उन्होंने अभी क्वेश्चन आया भी था कि 8वां अगर वो करता तो उसका क्या होता, जो कि असफल हो गया था, तो टोटल कितने 7 थे, 7 डिफरेंस 5। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर। अब ये बताता है जो मेंडल द्वारा अध्ययन किया मटर के जो पौधे पे जो किए थे, तो उन्होंने जो नियम दिया था वो कितने चैप्टर में कंप्लीट हुआ था, तो ये अभी कुछ टाइम पहले पूछा भी गया था कि 8वां जो अधूरा रह गया था मतलब पूरा नहीं हो पाया, तो कुछ लोग बोल देंगे 7 हुए थे, बट 6, 7 और 8 यानी 3 ऐसे नियम थे जो अधूरे रह गए थे, यानी 6 भी अधूरा रहा, 7 फिर 8 भी, तो टोटल 5 चैप्टर में ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 63। ये क्या बोलता है, किसी भी एकल संकर के जो जीनोटाइप होते हैं उनका जो रेशियो कितना होता है, यानी एकल का होगा तो बात 1:1 की हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही पौधे से एक ही जीनोटाइप कर रहे हैं, यानी एक पौधे का अगर एकल जीनोटाइप क्रॉस होगा तो वो 1:1 का रेशियो दिखाएगा। नेक्स्ट आएगा 64। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किस F2 अनुपात को दर्शाएगा, तो मेंडल का नियम था जो कि आनुवंशिकता का नियम था, जो उसका रेशियो किस प्रकार से दर्शाएगा, तो किस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर 1:1, यानी जो 1:1 का रेशियो है वो मेंडल के इस नियम पर दर्शाएगा। नेक्स्ट आएगा 65। कोई भी जीन जोड़ा नहीं होता है, यानी कोई एक जीन है जो जोड़े में नहीं होता, उसका किसकी वजह से नहीं होता है, यानी उसके अगर युग्मनज ही कंप्लीट नहीं होंगे, यानी युग्मक ही कंप्लीट नहीं होंगे, तो उसका जीन जोड़ा कंप्लीट कैसे होगा, तो 23 दूनी 46 होंगे तभी तो उनका जोड़ा कंप्लीट होता है, तो इसकी वजह से उसके जोड़े कंप्लीट नहीं हो पाते हैं।
नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 66। जीन का सेग्रेगेशन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना द्रव्यमान होता है जीन का सेग्रेगेशन का? तो वो हो जाएगा प्रोफेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी एक प्रोफेज की एक अवस्था होती है जिसके अंदर इसकी जो कोशिका होती है वो आपस में इनका क्रॉसकॉर्डिंग हो जाता है, यानी फर्स्ट अवस्था होती है प्रोफेज की। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 67। हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच में जो क्रॉस होता है वो किस प्रकार का क्रॉस होता है? तो किसके प्रकार होगा? वो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, यानी हाइब्रिड और पेरेंट के बीच में क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। नेक्स्ट आएगा 68। ये क्या बोलते हैं? संतान एवं रिसीव पेरेंट के बीच में क्रॉस को कहते हैं। अब संतान और रिसीव पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा टेस्ट क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 69। मनुष्य में ए बी और रक्त समूह किसका उदाहरण है? जो ए बी और रक्त समूह होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स यानी बहुगुणीय जो जीन होते हैं ना उसका उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ए बी और रक्त समूह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। और रक्त समूह पिता का और रक्त समूह बच्चे का है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? यानी जीनोटाइप यानी उसकी जो रेशियो होगा, जो उसका वर्ग होगा वो किस प्रकार से होगा? अगर पिता का वर्ल्ड ग्रुप ओ है और बच्चे का भी ओ है तो उसका जीनोटाइप क्या होने की संभावना है? यानी आई। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सेम ही उनका फिनोटाइप होगा, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम है। ब्लड ग्रुप सेम है तो फिनोटाइप भी सेम ही होगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 71। किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता का रक्त समूह कौन सा होगा? अब बच्चे का शिशु मतलब कि आ गया कि ओ है, तो माता पिता के बारे में पूछे तो उसकी कौन सी होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ओ होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि माता और पिता का बच्चा पिता के ऊपर भी जा सकता है और माता के ऊपर भी जा सकता है। अगर पिता पे जाएगा तो पिता का ओ होगा और माता पे जाएगा तो माँ का पिता का भी ओ होगा, तो इसलिए दोनों के आ जाएंगे, यानी माता पिता का ओ होने की संभावना इसमें दिखा सकते हैं। यानी पेरेंट्स से बच्चे के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन बच्चे से हम माता पिता के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 62। किसी कार्टन मटर में रिसीव ट्रैप होते हैं, जो कोई भी मटर होता है उसमें जो रिसीव ट्रैप होता है वो किस प्रकार का होता है? तो होता है झुर्रीदार बीज, यानी उनकी एक अलग ही पहचान होती है, क्योंकि उनके जो बीज होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 73। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किस प्रकार का होता है? डिहाइड्रेट किस प्रकार का होगा? तो वो होगा 1:1, क्योंकि इसमें ना कोई फिनोटाइप दिखाया गया है, सिर्फ रेशो पूछा गया है, जो स्टार्टिंग कितना रेशो क्या होता है। तो डिहाइड्रेट के लिए जो फर्स्ट रेशो होगा वो 1:1 का होगा। नेक्स्ट आएगा असतत विभिन्नता का कारण होता है, जो मतलब डिस्कॉन्टिन्यूएशन वेरिएशन होता है वो किस प्रकार की विभिन्नता को दर्शाता है? तो किस प्रकार का? इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी उनका जो असतत विभिन्नता होती है वो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट पे दर्शाता है, ये इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट आएगा 75। एक गुणसूत्र में दो नज़दीक जीन पर होगा, यानी एक गुणसूत्र है तो उसके दो जो नज़दीक जो जीन होते हैं उस पर क्या असर होगा? तो बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर होगा, यानी जो एक मुख्य गुणसूत्र उसके पास है तो जीन पर जो क्रॉस होगा वो तो बहुत ही मुश्किल से कोई और भी क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीन बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 76। असमंजस गुणसूत्र का खंड आदान प्रदान कहलाता है। जो असमंजस गुणसूत्र होते हैं, जो उसके जो खंड होते हैं उसका मतलब आपस में एक्सचेंज कैसे होते हैं? तो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से होते हैं, मतलब इसके इधर चले जाएंगे और उसके इधर चले जाएंगे, कहते हैं स्मॉल कैपिटल को इसी प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट होएगा क्वेश्चन नंबर 77। किसी दंपत्ति के दो पुत्र हैं तो तीसरे संतान होने की संभावना क्या हो सकती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, नेक्स्ट संतान के बारे में कोई संभावना नहीं व्यक्त कर सकते, यानी कोई भविष्यवाणी इसके बारे में नहीं होती है। तो 50% चांस होता है कि वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, यानी पहले कोई डिफाइन नहीं होता है, यानी इस प्रकार का कोई फिनोटाइप नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। संपूर्ण लिंकेज को किससे सबसे पहले दर्शाया था? जो संपूर्ण लिंकेज का जो नियम है उसको सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो किसके ऊपर गया था? ये था मादा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या बोलता है? संपूर्ण लिंकेज किसने सबसे पहले दर्शाया था? तो किसके ऊपर सबसे पहले दर्शाया गया था? मादा ड्रोसोफिला के ऊपर इसको फर्स्ट टाइम और पहली बार मादा ड्रोसोफिला दर्शाया गया था। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 79। अब ये क्या बोलता है? जो अनुवांशिक पूरक न्यूलिसोम होते हैं वो किस प्रकार का जीव होता है? जो न्यूलिसोमिक होते हैं वो किस प्रकार का जीव होगा? उनका फिनोटाइप किस प्रकार का हो सकता है? तो हो जाएगा 2n प्लस में -2, यानी 2n प्लस मतलब -2 और इसका फिनोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या क्या बोलती है? अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें जो बार बॉडी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 0।
क्योंकि ना ही हमें कुछ कंडीशन पता, ना ही इसके फिनोटाइप पता, ना जीन पता, ना युग्मक पता। तो स्टार्टिंग पूछ रहा है तो इसके बारे में 0 ही इसकी बार बॉडी की संख्या होती है। अगर इसने कुछ दिया हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते तो पता चलता है कि इसमें 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग से पूछ रहा है टर्नर सिंड्रोम के जो मौजूद होते हैं या इसके ऊपर मौजूद कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 0। इसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं होता है बार बॉडी के तौर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है तो किस प्रकार टेरासोमिक होगा संख्या होगी। देखो मैंने पता था कि उसने कुछ दे ही नहीं रखा था, इसमें दे रखी संख्या 10। तो किस प्रकार का उसमें जो अगुणित गुणसूत्र होंगे तो किस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, तो 10 के हो जाएंगे 40। ऑप्शन नंबर है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 82। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक नर ग्रासोपर होता है, उसका जो सेक्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी संख्या कितनी होगी नर ग्रासोपर की, यानी जो होते हैं ना क्या बोलते हैं चिड्डा टाइप में एक पक्षी होता है जो मतलब कि पत्तियों को खाता है, तो उसकी जो कंप्लीट होते हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी, तो उसकी होती है XX, यानी कैपिटल XY में होती है इसकी सेक्स कंप्लीट संख्या। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 83। ये क्या बोलते हैं, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है, यानी जो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है उसमें किस प्रकार के एंटीबॉडीज होती हैं, तो उसमें होंगी एस्ट्रोजन ए होगी और एंटीबॉडीज बी होंगी, यानी पहले एस्ट्रोजन होंगे और फिर इसमें एंटीबॉडीज होंगे ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप को नियंत्रण करने की क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, एक जीन है वो कई फिनोटाइप को नियंत्रण कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, तो उस विधि को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पेंड्रोसिस्टम, जो कि कई फिनोटाइप को एक साथ कंट्रोल में कर सकते हैं। जो जीन एक ही होता है लेकिन फिनोटाइप उसमें काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्री-डू-चैट सिंड्रोम किस प्रकार का होगा, तो किस प्रकार का होगा, तो वो होता है फ्रेंड्स डिलीटेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मनुष्य में ए बी और रक्त समूह का निर्धारण 3 अलीलों में होते होता है, तो उस प्रकार का जीनोटाइप बनने की संभावना है। तो ये चैप्टर इज ओनली फॉर जीनोटाइप के ऊपर होते हैं, जो उसका रेशियो होता है उसके बारे में पूछता है, यानी जो जीनोटाइप रेशियो क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकती है, उसके बारे में पूछेगा। तो इसमें ए बी और रक्त समूह वालों के लिए कौन सी हो सकती है, उसमें हो सकती है सी, ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट, यानी 6 हो जाएगी उसकी जीनोटाइप होने की संभावना। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आएगा 87। ये क्या बोलता है, अगर माता और बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो पिता का भी O होने की संभावना है, क्योंकि बच्चे से माता पिता के बारे में जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये काफ़ी लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, माता का और बच्चे का सेम हो तो पिता का अलग भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन की बात की जाए ना तो कंडीशन के अगर देखा जाए तो बच्चा पिता के ऊपर भी जा सकता है और माता के ऊपर, यानी ओ होने की संभावना होगी। नेक्स्ट आएगा 88, यानी टिड्डा, वो है ग्रासोपर, उसे टिड्डा बोलते हैं। तो ग्रासोपर जो टिड्डा का लिंग जो होता है निर्धारण वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है XO प्रकार का होता है इसका लिंग निर्धारण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 89। वो क्या होता है, दात्र कोशिका में अरक्ता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लोमेट्रिक अम्ल का निर्मित अमीनो अम्ल से प्रतिस्थापन होता है। जो दांत के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसमें जो ग्लोबिन श्रृंखला होती है तो उसका जो अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन होता है तो वो किस प्रकार से होता है, तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी वेलिन की वजह से दांतों के अंदर अरक्ता की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है ना वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। हीमोफीलिया का जो रोग होता है वो किस प्रकार से होता है, तो होता है एक्स क्रोमोसोम और अप्रभावी लक्षण, यानी लग्न अप्रभावी लक्षण होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स होता है जो कि हीमोफीलिया रोग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक वर्ड है डाउन सिंड्रोम। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है इसमें 21वें क्रोमोसोम त्रिसूत्री विभाजन होते हैं, 3 सूत्रीय विभाजन होगा, और इसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछ जाए तो इसमें 21 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या बोलता है, वंशागति में क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिवाद किसने किया था, तो वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिवाद किया था, सेटन और भोवेरी ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सेटन और भोवेरी। नेक्स्ट आएगा 93 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, दांत्र कोशिका में अरक्ता में बीटा ग्लोबिन के जो जीन होते हैं जो GAG कोडोन के होते हैं, तो कोडोन का प्रतिफासन किस प्रकार से होता है, तो अगर GAG दिया गया है तो GUG के अंदर इसका प्रतिफासन यानी आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 94। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो नियम थे उसको पुनः खोज करने की कोशिश की थी, जिसमें से कौन सा नियम को शामिल नहीं किया गया, तो वोक्स-एमरोव का जो नियम था उसको शामिल नहीं किया गया। वाल्टर का, डिवोज और कोरेंज इनको शामिल किया गया था, लेकिन वोक्स-एमरोव का शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट आएगा, किसी भी प्योर टेल पौधे का प्योर बोने पौधे से साथ क्रॉस कराया जाता है, तो F2 के अंदर जो पौधे होते हैं कुछ साथ रिपीट हो गया है, जो टेल प्राप्त होते हैं उसकी मुख्य वजह क्या होते हैं, तो ये मैंने पहले ही बताया था, किसी भी छोटे बड़े पौधे के लंबे और बोने पौधे के बीच में एक साथ में अगर क्रॉस कराया जाता है तो जो उसका F2 वंश की जो मतलब पहले संतति होती है इसके अंदर डोमेंसिस प्रकार का
दोनों प्रकार की वजह से वो हमेशा लंबे ही प्राप्त होते हैं। जो लंबे का लंबा ही ये नहीं है कि बोने से कराएंगे तो बोना पौधा प्राप्त होगा, उसमें लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। अगर बोने से कराएंगे तो बोना होने की संभावना है, बट लंबे का और बोने कराए जाएंगे तो लंबा ही प्राप्त होगा, यानी टेल। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 96। F2 के वंशज में मोनोहाइब्रिड जेनेटिक होते हैं तो उसका जीनोटाइप 1:1 दर्शाता है। तो किसकी वजह से? सेरोगेशन की वजह से वो जीनोटाइप 1:1 दर्शाता है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 97। जो वर्णांतर रोग की पहचान किस प्रकार से नहीं होती है? तो वो क्या नहीं पहचान पाता है? तो ये आपको मैंने एक बार पहले भी बताया होगा। जो वर्णांतर लोग होते हैं वो रंग के अंदर ढंग से मतलब पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा रंग क्या है, तो उनको लाल और हरा रंग समझ में नहीं आता है कि ये रंग लाल और ये हरा है। देखा जाए तो एकदम कितने गहरे रंग है, लाल और हरा, ये तो इंसान दूर से देखकर पहचान सकता है कि ये कौन सा रंग है। लेकिन वर्णांतर के अंदर वो लोग इसी रंग को मतलब पहचान नहीं पाते ये कौन सा रंग है, उन सब ब्लैक ब्लैक ही नजर आता है, लाल और हरे रंग। नेक्स्ट आएगा मानव रुधिर ए बी वर्ग है। जो मानव रुधिर का जो ए बी रंग का जो सबका ब्लड ले सकता है तो उसका किस प्रकार का रुधिर है? तो उसके अंदर बात की जाए एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती हैं, तो इसी प्रकार से ये सबका ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। तो ये ए बी का भी ले सकता है, ए का ले सकता है, ओ का ले सकता है, ए बी का ले सकता है, ये सबका ले सकता है। अगर बात करें ओ तो वो सबको दे सकता है, वो किसी का ले नहीं सकता। नेक्स्ट आएगा मेंडल ने प्रस्तावित किया है। जो मेंडल ने क्या किया है तो ये हम काफ़ी देर से पढ़े, यानी स्टार्टिंग में ही बताया था। मेंडल ने 2 नियम किए थे, एक तो मैटर के पौधे पे किया था जिसके ऊपर उसने कार्य किया था, जिसको 5 चैप्टर में कंप्लीट किया था। और बात करें अगर सेकंड के बारे में तो उन्होंने अनुवांशिक का नियम दिया था, यानी अनुवांशिक के जनक के नाम से मेंडल को ही जाना जाता है, जिन्होंने इसी को ही प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तो ये क्या कहता है, जीन यदि एक स्थिति में उपस्थित हो तो परंतु उसका प्रदर्शन अलग हो तो वो क्या करेंगे? यानी जो जीन है हमें एक कंडीशन पे तो वो दिखाई दे रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा हमें दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, यानी अनुपस्थित हो, अलग हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मल्टीपल एलील, यानी वो काफ़ी मतलब एक साथ होकर अलग अलग हो रहे हैं तो उसे मल्टीपल एलील कहा जाएगा, यानी एक जीन के बहुत ज़्यादा जीनोटाइप बनना। आई होप कि आप इसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है पर इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से ही आएंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, कुछ समझने वाले हैं, कुछ लॉजिक वाले हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।